हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आश खान आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से हम हमारा डेमोस्ट्रेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मैथ्स आप लोगों के लिए हम लेके आए थे प्यारे साथियों, फाउंडेशन जीरो टू हीरो, उसका आज शुरुआत हो रहा है। ठीक है, और हम पूरी शुरुआत में स्टार्टिंग में पूरी स्ट्रेटेजी इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करके इस चैप्टर इस पार्ट को स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो विश करना चाहते हैं कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लग पाए कि भैया सेशन आप तक पहुंच पा रहा है। वो सारी चीजें प्यारे साथियों, ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं प्यारे साथियों, अपन ने फाउंडेशन बैच मैथ्स का स्टार्ट किया है, जिसका हमने नाम आपके लिए दिया। बैच का कोड आपका रहेगा, नाम कोड रहेगा रामानुजन बैच बेटा। ठीक है, तो ये बैच हम स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों। स्टार्टिंग में मैंने कल आपको कहा था कि किस प्रकार से हम चीजों को लेकर चलेंगे। अभी शुरुआत के 5 दिन आपकी क्लास एज ए डेमो चलेगी यूट्यूब पर। शुरुआत के 5 दिन हम यूट्यूब पर जितना भी वही सब डेमोस्ट्रेशन क्लासेस रहेगी वो हम यहां पर देंगे, और उस 5वें दिन के बाद जब 6वां दिन आएगा तो यहां से क्लास अपनी हो जाएगी बंद, लॉक, और सीधी चलेगी एप्लीकेशन पर। और ये जो 5 लेक्चर यहां पर मैं पढ़ाऊंगा वही की वही लेक्चर आपको रिकॉर्ड होकर एप्लीकेशन पे भी दिखेंगे प्यारे सर। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक कोर्स परचेस नहीं किए वो यदि करेंगे तो उनको ये लेक्चर फिर से रिकॉर्डेड एज ए एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे, और जिन्होंने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है साथी। ठीक है, तो प्यारे साथियों जब हम स्टार्ट करेंगे बैच को, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी ओर से। ठीक है, सभी को मेरी ओर से बेटा गुड मॉर्निंग। चलो तो स्टार्ट हम करेंगे। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पर डेमो क्लास जैसे अपनी रहेगी। तो यहां पर एकदम से मैं इंप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को स्टार्ट नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं आप लोगों से जुड़ा हूं और आप मुझ लोगों से जुड़े हो। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़े हो तो इस उम्मीद के साथ हम एक दूसरे से जुड़े हैं कि मैं अपना बेहतर आपको देकर सिखा पाऊं एज ए टीचर, और आप अपना बिल्कुल धैर्य रखते हुए सारी चीजों को सीखते समझते और मेरी बातों को फॉलो करते हुए मैथ्स को बहुत अच्छे से सीख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो एक दूसरे पर विश्वास करके हम चीजों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पास में मैथ्स का जो फोबिया मन में है बेटा वो दूर हो पाए, और हम यहाँ पर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का अपने पास में पार्ट आ रहा है उसमें 100% स्कोर कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। देखो प्यारे साथियों, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। ठीक है, मतलब जिस सीक्वेंस में चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूं और जिस सीक्वेंस में आपको चीजों को पढ़ना होना है ना, वो चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का जो स्टार्टिंग का पार्ट रहेगा अपना सिलेबस डिस्कशन का रहेगा, बैच की स्ट्रेटेजी अपन रखेंगे, और आज इंट्रोडक्शन क्लास अपनी लेके अपन चलेंगे। ठीक है, तो हमारे स्टार्टिंग में आज सिलेबस डिस्कशन करना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि यदि मैं सिलेबस को डिस्कस नहीं करूंगा तो बच्चों को क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स का करेक्ट सीक्वेंस और ऑर्डर पता नहीं होता है कि किस सीक्वेंस में मैथ्स को पढ़ना होता है, और थोड़ी बहुत दिनों में फिर क्या कर देते हो बेटा, डिमोटिवेट होकर पढ़ना छोड़ देते और फिर कुछ XYZ जॉब करने लग जाते। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अपन पहले स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बता पाऊं कि मैं किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं और आपको किस प्रकार से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो कि एज ए स्टूडेंट आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे आप बेटा वहां पर एडवांस के स्टूडेंट हो। ठीक है, यदि आप एडवांस के हो तो कोई इशू नहीं, आपके लिए सिर्फ मॉक का पार्ट बचता है बेटा। ठीक है, बट यदि आप इंटरमीडिएट या बिगिनर हो, स्पेशली यदि आप बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो से सीखना चाह रहे हो चीजों को, तो कुछ बेसिक पॉइंट या कुछ बेसिक टिप्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसका ध्यान आपको शुरुआत में रखना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, हमारे पास में यदि बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ यूजफुल पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है प्यारे साथी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ यूजफुल पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, जिससे हमें गणित को समझने में और सीखने में और अच्छा स्कोर करने में दिक्कत ना होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि चीजें किस प्रकार से प्लान करके पढ़ना होती है। ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जिनका 10वीं के बाद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता है, वो काफी बेटा चीजों को स्केटेड फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना, और स्केटेड फॉर्म में पढ़ने के कारण उनके पास में सही से चीजें तैयार हो नहीं पाती है, तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नहीं बनते, और थोड़े दिन बाद वो मैथ्स में यदि एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जितना एक अच्छा स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है, तो साथियों अपन स्टार्ट करते हैं। देखो चीजों को सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो हम यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा ना तो फिर बच्चा बाद में क्वेश्चन करेगा, ये कब होगा, वो कब होगा, कैसे करे हम, वो कैसे करे, कैसा किया जाए कि हमारा भैया ऐसा हो जाए। तो ये सारी चीजों को भाई साहब इफ एंड बट को मैं दूर कर दूंगा स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में। ठीक है, आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना प्यारे साथियों। ठीक है, देखो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेटा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
कि जिस विषय के हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। देखो क्या है, मैथ्स आज हर एग्जाम में आ रहा है ना, मैथ्स आज आपका हर एग्जाम में आ रहा है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपी स्टेट का एमपीएससी हो, चाहे अपने पास हो वनडे एग्जाम में, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, सब में मैथ्स लगभग सेम ही पूछा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, अब यदि मैथ्स हम पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज को हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि बिना जानकारी के हम चीजों को स्टार्ट करेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से भाई साहब कम इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज किस चैप्टर का है और क्या सिलेबस हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस चीज को पहले हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अपने पास में सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है आपके सब्जेक्ट का, कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। ठीक है, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलो, दूसरी बात ये, यदि आपने सिलेबस के बारे में जान लिया है प्यारे साथियों, ठीक है, तो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंप्लीट द सिलेबस इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। अरे बात समझ में आ रही? जैसे कि किसी घर के निर्माण के लिए सबसे पहले आपको बेस बनाना जरूरी होता है। बस यदि हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले बेस तैयार होता है, फिर बेस पे अपने पाउंस पे बीम कॉलम ये खड़े होते हैं, फिर दीवारें खड़ी होती है, वो सारी चीजें XYZ। ठीक है, तो इसी प्रकार गणित को सीखने समझने का भी बेटा तरीका होता है। पहले आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्लियर करना पड़ेगा? बेस क्लियर। अब वो बेस क्लियर करने के लिए हमने फाउंडेशन बैच आपके लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि वो बच्चे जो जैसे दूसरे चैनल पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ठीक है, बट होता क्या है कि टीचर्स डायरेक्टली क्या फोकस करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पढ़ाया जाए। बट जिन बच्चों का सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं पहले, है ना, जिसको भैया 10वीं के बाद भी ये चीजें नहीं पता है, इवनली जिसको जोड़ घटाव गुणा नहीं पता है, जिसको लैंग्वेज पढ़ते ही नहीं आती, वो स्टूडेंट क्या करेगा? और आज की संख्या में 10 लाख यदि स्टूडेंट बैठ रहा है तो ऐसे 8 से 7 लाख स्टूडेंट ऐसे पाए जाते हैं जिनको बेसिक ही क्लियर नहीं होता, बेसिक क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं किसी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए मेरे साथियों। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो सिलेबस हम चर्चा करेंगे उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने विषय की बात करूं बेटा, अपने मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या होता है, यदि बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। जो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है वो स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि मनोरंजन के हिसाब से कोई भी चीज अपने को नहीं करनी प्यारे साथ। ठीक है, हमें उसी सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है और उसी सीक्वेंस में चीजों को सीखना है जिसमें आपके लिए चीजें क्या रहे, उपयोगी रहे, फ्रूटफुल रहे आगे के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया परसेंटेज पढ़ने में मजा आने लग गया तो परसेंटेज से चालू कर दिया, या एज के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं तो उसको पकड़ लिया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यदि आप ऐसे मनोरंजन वाले चैप्टर को पकड़ के शुरुआत में पढ़ने गए, ठीक है, तो आप चीजों को कंप्लीटली सीक्वेंस में तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई एक बच्चा शुरुआत में जब गणित पढ़ना चालू करता है और सीखना चालू करता है मेरे साथियों, तो क्या होता है, एक दिन में सारी चीजें नहीं बनती है। आप समझ में आ रही? एक दिन में सारी चीजें नहीं बनेगी, तो आपको वो सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में मैथ्स के चैप्टर को पढ़ा जाए। क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज वाले पार्ट की बात करूं, यदि मैंने परसेंटेज पढ़ाना चालू कर दिया मेरे बच्चों, ठीक है, तो परसेंटेज में क्या होगा कि 100 के 100% बच्चों को परसेंटेज की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास या पहले ही चैप्टर पूरा 100% समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको पहले परसेंटेज की जो चीजें है ना, उसको अपने को सीक्वेंस में लेके पढ़ना होगी। यदि मान लो कुछ बच्चों को परसेंटेज 50-60% समझ में आ गया, अब यदि मैं परसेंटेज चैप्टर के बाद फ्रिक्वेंटली चैप्टर को चेंज कर दूं और रेशियो पे चले जाऊं या पार्टनरशिप पे चले जाऊं या एडवांस मैथ्स पे चले जाऊं, तो इससे क्या होगा कि जो परसेंटेज हमारा 50% समझ में आया था ना, वो 50% भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो जो 50% समझ में आया है और वो शेष जो 50% बचा है मेरे साथियों, उस शेष 50% को करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको उसी परसेंटेज पर बेस्ड अगले जो टॉपिक है उसको उठाकर भैया करना पड़ेगा। जो कंसेप्ट, जो मैथोडोलॉजी और जो अपने चीजें अपन ने वहां पे सीखी है, उसका बार बार आपको रैंडमली और फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रैंडमली तो बाद में करेंगे बट पहले फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ेगा उसी बेस पर चैप्टर पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज में कुछ मेथड होती है, सक्सेसिव मेथड है, परसेंटेज चेंज मेथड है, वो हमने पढ़ लिया, बट हमने क्वेश्चन पे उतनी प्रैक्टिस नहीं की जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक हो पाए, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा साथियों। ठीक है, तो शुरुआत का मैं आधा 20-25 मिनट लूंगा आपका, तो बिल्कुल बेटा टेंशन नहीं लेना, है ना, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, साथी बोल रहे हैं कि क्लास एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है।
बेटा मैंने अभी आते ही कहा कि क्लास एप्लीकेशन पे चलेगा, बट शुरुआत के 5 दिन एज ए डेमो क्लास हम यूट्यूब पे चलाएंगे और 6वें दिन से यूट्यूब से क्लास हो जाएगी लोग, और 6वें दिन से बेटा आपकी लगेगी एप्लीकेशन पे। और ये जो 5 लेक्चर यहाँ पे हम पढ़ेंगे वही रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिएगा कि सर हमने तो पेमेंट किया है 499 का, आप तो यहाँ पे फ्री पढ़ा रहे हैं। फ्री नहीं, ये डेमोस्ट्रेशन क्लास है, क्योंकि कुछ बच्चों के कॉल कल आए है ना, तो उन्होंने ये कहा कि सर हम डेमो भी देखना चाहते हैं। सही भी बात है, स्वाभाविक सी बात है, बच्चों को डेमो चाहिए, हमने डेमो दे भी रहे। आप लोगों ने पहले बिना डेमो से परचेस किया, ये आपका विश्वास है हम पे, बहुत अच्छी बात है, दोनों अच्छी चीजें, ठीक है। चलो तो ये स्टार्ट करते हैं। देखो तो सिलेबस पढ़ेंगे और प्रॉपर सिक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे सीक्वेंस में बेटा, तो वहां पे हमारे पास में देखो क्या करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर में क्या होता है अपने को मल्टीपल अप्रोचेस सीखना पड़ेगी, यानी कि आपको डायनामिक अप्रोच जरूरी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। क्या होता है कि मैथ्स के बेसिक मेथड से ही पूरे के पूरे 33 से 34 चैप्टर जो है वो पूरे कंप्लीट सोल्व हो जाते हैं, समझे। यदि मैं हर चैप्टर में एक बेसिक कंसेप्ट सीख लूं और बेसिक मेथड सीख लूं ना, तो उस बेसिक मेथड से भी हर एक क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाता है। बट मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि वहां पे अपने पास में एक ही मेथड को लेकर सारा गणित सोल्व किया जा सकता है, पर एक ही गणित को लेकर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे उस टाइम में सोल्व नहीं किए जा सकते जो एग्जामिनर ने डिफाइन किया है टाइम, या आपको टाइम अलॉट किया। तो यदि उस गिवन टाइम में आपको उन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो अपना हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक ही चैप्टर के डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट मेथड पता होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है। तो आपको बेटा डायनेमिक होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड पे डिपेंडेंसी आप रखें, एक मेथड पे डिपेंडेंसी आपको नहीं रखनी है, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में या हर एक जैसे अपन चीजों को पढ़ेंगे, जैसे परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़े या रेशियो का, तो हर एक टाइप में अपन हर एक टाइप को कवर करने के लिए डिफरेंट डेटा के हिसाब से प्यारे साथियों अपन मल्टीपल अप्रोचेस लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फाउंडेशन बैच है, हम किसी एक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सारी एग्जाम कवर करेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे अपने पास बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अपना स्टेट लेवल एग्जाम हो। तो अपने पास में कुछ एग्जाम अच्छे स्तर की होती है, कुछ थोड़े से मॉडरेट लेवल की और कुछ निम्न स्तर की भी होती है, ठीक है। तो अपने को हर एक स्तर की चीजों को कवर करके चलना है, इसीलिए हर एक स्तर के क्वेश्चन को बनाने के लिए हर एक प्रकार का अपने पास में अप्रोच होना चाहिए साथियों, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या होना पड़ेगा, डायनामिक होना पड़ेगा साथियों, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, डायनामिक होना पड़ेगा, ठीक है। अब वो डायनामिक कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि गणित बेटा बच्चे को एकदम से फोबिया होता है दिमाग में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। देखो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप गणित को सीखना चाहते हो यदि आप ईमानदारी से गणित को सीखना चाहते हो और कोई भी एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन बनाना चाहते हो बेटा, और या आप ये देखना चाहते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपको सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक बात मेरी मानना पड़ेगी, आपको एक बात मानना पड़ेगी सबसे इंपॉर्टेंट। क्या मानना पड़ेगी? इट इज नेसेसरी टू डू रिवीजन ऑन डेली बेसिस। यानी कि प्यारे साथियों मैं जो भी डेली आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं डेली पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे चलेंगे अपन, बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी 4-5 महीने ये भूल जाओ कि हमें भाई साहब कोई एग्जाम अभी लोड लेना है, ठीक है। हमें एग्जाम देना कोई दिक्कत नहीं, बट हम 4-5 महीने, देखो जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। जल्दबाजी में चीजों को करोगे ना प्यारे साथियों, उन बच्चों से पूछ लो जो जल्दबाजी करने के चक्कर में पिछले 2 या 3 साल से अटके पड़े, क्योंकि उन्होंने चीजों को सीक्वेंस में खत्म नहीं किया है। वो आधा यहां से पढ़े, आधा वहां से पढ़े, आधा यहां से पढ़े, आधा इस किताब से पढ़ा, आधा उस किताब से पढ़ा, तो चीजें पूरी ही नहीं हो पाई। चीजें पूरी नहीं हो पाई तो हमारे पास में उतना पर्टिकुलर हमारा लेवल हो नहीं पाया जो एक एग्जाम को क्रैक करा दे, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना, ठीक है। यदि आप धैर्य रखोगे ना, सब्र रखोगे, तो सब्र का फल आपको मिलेगा प्यारे साथ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत धीरे अपन पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है और बिल्कुल डैम श्योर सिखाना है बेटा, ठीक है। तो आपको रिविजन करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, इसमें कोई मक्कारी नहीं करनी है आपको, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया 2 या 3 कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पर आपको बेटा, और वो 2 या 3 कंसेप्ट को आपको रिवाइज करके आना है। यानी कि यदि पहली क्लास कंप्लीट हुई है, आप दूसरी क्लास में आ रहे हो, तो आपको पहली क्लास का पूरा रिवीजन होना चाहिए। आप दूसरी कंप्लीट हो गई, तीसरी में आ रहे हो, तो पहली और दूसरी का रिवीजन होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? रिवीजन को स्कूल के बच्चे थोड़ी नहीं बेटा, वो इसलिए जरूरी क्योंकि क्या होता है, मैथमेटिक्स एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स क्या होता है? कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। यानी कि अगली जो चीजें होने वाली है वो पिछली चीजों पे डिपेंड करती है। गणित में हर एक अगले जो क्रम में जब अपन आगे बढ़ते आएंगे तो हर एक अगली चीज जो है ना वो पिछली चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यदि अपन अगली चीज को पढ़ेंगे और पिछली चीज पे चीजें डिपेंड कर रही है और अपने दिमाग में पिछली चीजें अपने दिमाग में नहीं चलेगी, तो आप अगली चीजों को सोच नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे और क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पाओगे।
अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि आपको अगली चीजों को डील करना है तो जो पुरानी बातें आपको बता दी गई वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, किताबों में और कॉपी में नहीं होना चाहिए। यदि खाली नोट्स बना लिए कॉपी में रख दिया ना, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, कॉपी में नोट्स बना लो, अच्छे से बनाओ, वो मैंने माना, हम भी आपको बनवाएंगे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो नोट्स दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डेली बेसिस पर रिवीजन करना, क्योंकि मान लो आज नोटिफिकेशन आता है तो परसों हमारी एग्जाम हो जाएगी, तो हमें लोड नहीं रहेगा कि इतना सारा रिवाइज करना है कि भैया वहां तो टाइम कम दिया गया है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं, अब रिवाइज इतना सारा करना है। तो ये लोड रखना मत, मैं पहले बता रहा हूं, ये लोड बिल्कुल मत रखना, ये सीखने में भी दिक्कत देगा बेटा आपको, और साथ ही साथ एग्जाम क्रैक करने में भी दिक्कत देगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरे साथ को? ठीक है, YouTube पे नहीं होगा प्यारे बेटा, ये क्लास आपका जो होगा ना एप्लीकेशन पे होगा, है ना, मैं आपको वही समझा रहा हूं, बस थोड़ा सा मेरी क्लास को पूरा समझ लीजिए, देख लीजिए प्यारे साथियों। ठीक है, चलो फिर मैंने ये कहा है भैया कि रिवीजन तो करिए, और सबसे पहली बार जो बच्चे बिगिनर है, डू एज मेनी टाइप वाइज क्वेश्चन। आप स्टार्टिंग में क्या कीजिए बेटा, टाइप वाइज क्वेश्चन को थोड़ा सा डील कीजिए। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चनों को लेकर चलिए। क्या होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम चीजों को स्टार्ट किए, हमने दो चीज पढ़ ली, तो आप उन्हीं दो टाइप के भैया क्वेश्चन लगाओ हर जाकर। अभी आगे क्या होना है उससे मतलब मत रखो ज्यादा, हाँ पीछे जो हो गया वो रिवाइज करते चलो, आगे क्या होना है, क्या क्वेश्चन दिखा, उसमें फलानी जगह क्या दिखा, फलाने मौके में क्या दिखा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम लर्निंग मोड में, हम बिगिनर है बेटा। ठीक है, तो हमें टाइप वाइज क्वेश्चनों को लगाना है। ठीक है, तो आपको जो भी मैं शीट दूंगा ना, जो भी मैं शीट दूंगा है ना, उसमें क्वेश्चन में आपको टाइप वाइज दूंगा, यानी कि आपको टाइप वाइज उसी टाइप के क्वेश्चन लगाना होंगे। तो टाइप वाइज क्यों लगाएंगे, वहां तो सर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। हाँ बेटा, अलग अलग क्वेश्चन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेटर हूं, एक बैट्समैन हूं, मान लीजिए मेरा कवर ड्राइव कमजोर है, तो मैं 50 बॉल कवर ड्राइव की खेलूंगा ना, तो मेरा कवर क्या होगा, परफेक्ट होगा। समझे मेरी बात को? क्या होगा, पहली बॉल आएगी मिस करूंगा, दूसरी बॉल मिस, तीसरी बॉल मिस, चौथी बॉल मिस, पर पांचवें से बॉल समझ में आने लगेगी, छठवीं थोड़ी सी एज लेगी, सातवीं थोड़ी और एज लेगी, आठवें पे थोड़ा मेरा बीच में लगने लगेगा बॉल, और 9वें से 10वें से 11वें से क्या हो जाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा परफेक्ट होने लग जाऊंगा। तो वही बात एज इट इज बेटा मैथ्स के साथ में क्या होगा कि पहला टाइप में पहला क्वेश्चन हो सकता है बाउंस कर जाए आपके दिमाग पे से, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लोगे, फिर उसको सोल्व करने में पूरी 5 स्टेप लगाओगे, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आपको टाइम पे ध्यान ही नहीं देना है, शुरुआत में ये ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो। यदि क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा तो मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, और मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया ना आपको, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, गलत सीक्वेंस में क्वेश्चनों को लगाते हैं, एक दो क्वेश्चन इस टाइप का, दो चार क्वेश्चन बिल्कुल टफ क्वेश्चनों पे चले जाते हैं, और इससे वो चीजों को सीख ही नहीं पाते। ये गलती आप मत करना, थोड़े दिन में आप किताब बंद करके रख दोगे और कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आपको मेरे प्यारे साथियों टाइप वाइज क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। जब तक आप टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आप चीजों को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन में आप 5 स्टेप में करोगे ना, तो वही क्वेश्चन यदि सेम एज इट इज डिफरेंट डेटा के साथ अगला क्वेश्चन आएगा ना, तो आप 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले जो टाइम लेता है उससे कम लोगे, फिर अगले क्वेश्चन में 4 स्टेप में खत्म करने की कोशिश करोगे, फिर 3 में, और 5वें 6वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आप उसको इतना बेटा प्रैक्टिस हो चुका होगा 5-6 क्वेश्चन में कि आप चीजों को डेटा पे काम करके सीधा ओरल कैलकुलेशन 2-1 स्टेप में निपटा दो। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए टाइप वाइज प्रैक्टिस आपको करना शुरू में जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप चीजों को सीख पाओगे बेटा, यहीं से आपका बेटा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ईच टॉपिक, है ना, हर एक टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हम अभी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक दिन में गणित पूरा खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक वाइज हम चीजों को पढ़ते चले आएंगे, तो ये आपका कंपलसरी बेटा कि उस टॉपिक का आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट किसका भैया? टॉपिक का। किसका? टॉपिक का। पूरे मैथ्स का भी नहीं लगाना है। पूरे मैथ्स का कब लगाना है? जब सिलेबस हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, पूरे सिलेबस का लगाने जाओगे ना तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन का आप मॉक लगा रहे हैं, मान लो 50 क्वेश्चन का लगा रहे हैं, अब उसमें आपने चैप्टर ही 2 पढ़े और 2 चैप्टर के 3 ही क्वेश्चन है, अननेसेसरी वो टेस्ट आपके लिए कोई मतलब नहीं, इससे आपका मोरल डाउन होना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो पहले आप जो मॉक लगाएंगे, हर एक टॉपिक के बाद में टॉपिक वाइज मॉक लगाएंगे अपन, है ना। वो टॉपिक वाइज मॉक कहां से मिलेगा? तो वो टॉपिक वाइज मॉक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वो टॉपिक वाइज टेस्ट मॉक हम कंडक्ट भी कराएंगे हर सैटरडे, क्योंकि हमारी क्लास मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगी, और सैटरडे के दिन हमारा मॉक टेस्ट होगा, और उसी दिन हमारा डाउट सेशन भी क्लियर अपन करेंगे उस पर्टिकुलर वीक का और उस टेस्ट का। प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल क्रम में मेहनत करते चलेंगे। आप खुद देखिएगा, 2 सप्ताह पढ़ लोगे ना, 2-3 सप्ताह में आपके पास में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और खुद देखना कि आप में पहले से बहुत ज्यादा चेंज आने लगेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये तो हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपने को टॉपिक वाइज मॉक लगाना है, बट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस,
जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा मेरे साथियों, तो हमें क्या करना है, इट इज कंपल्सरी टू गिव मॉक टेस्ट ऑफ इंटायर मैथ्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आपको बेटा मॉक लगाना है किसके? पूरे सिलेबस के। बात समझ? मैं इतने मॉक लगवा दूंगा बेटा कि आपके क्या होंगे, क्वेश्चन फटाफट उड़ने लग जाएंगे, और आपका एग्जाम में जो बटरफ्लाई वाली कंडीशन होती है ना, एकदम प्रेशर में सही चीजें आते हुए गलत कर देना या खुद पे कॉन्फिडेंस लूज कर जाना, वो सारी चीजें आपकी दूर कहां से होगी? यहां से होगी। बात समझ में? जितना ज्यादा मॉक लगाओगे ना, उतना नफ्स कंट्रोल में आपकी होगी, उतना अच्छे से टाइम मैनेज आप सीख पाओगे, टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे, उतने अच्छे से आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चनों को डील कर पाओगे गिवन टाइम में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, 10वीं के बाद में यदि गणित आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग भी नहीं आता ना, वो भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि 4 महीने में मेरा कमिटमेंट है, कोशिश करूंगा 4 महीने में खत्म कर दें। बट यदि बच्चों का लेवल यदि बिल्कुल ही ज्यादा लो लेवल मिलेगा, तब क्या करेंगे, और थोड़ी स्पीड धीरे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, वो स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करेगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इट्स माय गारंटी। आप 4-5 महीने बाद जब सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा ना, आप खुद मुझे फोन लगा के बोलना, या मैं खुद फोन लगा के पूछूंगा जितने बच्चे का एडमिशन होगा उस टाइम तक की, कि बेटा बदलाव आया या नहीं आया। यदि बदलाव नहीं होना तो ये 500 रुपए की जगह 1000 रुपए मुझसे ले लेना बेटा आप, मेरी गारंटी है। 500 की जगह मैं 1000 दे दूंगा आपको, यदि आप में चेंज नहीं आया या आपसे एसएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं बनने लगे तो। ठीक है, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी गणित नहीं आता होता, ये भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, बस आप मुझ पे और खुद पे विश्वास बनाए रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो ये बातें आपको थोड़ा सा प्यारे साथियों ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एज ए बिगिनर कि भैया धैर्य, चीजों को प्रॉपर सिलेबस हम कंप्लीट करें, सीक्वेंस में कंप्लीट करें, डायनामिक अप्रोच के साथ कंप्लीट करें, रिवीजन करें डेली बेसिस पर। जो भी टॉपिक वाइज हम चीजें पढ़ रहे हैं उसका मॉक हम लगाएंगे। ठीक है, और हमारे साथ में कंपलसरी है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पर हमारा यहाँ पर अपना ये बैच कंप्लीट होने पर मॉक लगाएंगे। ठीक है, क्लास कब से शुरू होगी? तो क्लास बेटा आज से शुरू है, 1 मार्च से हमारा ये डेमो बैच चल रहा है। 4-5 दिन का आपको डेमो दिया जाएगा, और स्टडी कर एप्लीकेशन आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से कोर्स परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो सभी बेटा कोर्स परचेस कर चुके हैं लगभग अभी। ठीक है, पिछले 2 दिनों में इतने बच्चों ने लगभग काफी कोर्स परचेस किया है, काफी अच्छा है बेटा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे कि हमने कहा था कि सिलेबस क्या वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस आपके सामने दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये सिलेबस जो हम पढ़ेंगे किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो पहली बात ये ध्यान रखना कि जितने बच्चे ने भैया एडमिशन लिया है वो चाहे अभी लेक्चर लाइव देख पाए या बाद में, क्योंकि कुछ ऑफिस वगैरह जाते हैं, कुछ काम में बाद में भी देखे ना, बिल्कुल लेक्चर को स्किप मत करना। मेरी हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। शुरुआत में बेटा मेहनत में यदि मक्कारी कर दी ना, तो फिर परिणाम भी आपको मक्कारी वाला मिलेगा, कुछ भी नहीं होना बेटा। ठीक है, तो इसीलिए पूरा लेक्चर सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलो तो ये मैक्स फाउंडेशन जो अपन ने लॉन्च किया प्यारे साथियों, ये उसका सिलेबस है, मैक्स फाउंडेशन का है। इसमें हमने एडवांस वाला पार्ट और डीआई वाला पार्ट नहीं रखा है, एडवांस और डीआई वाला पार्ट हम अलग से कंडक्ट करेंगे, उसका बैच अलग रखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपने पास में ये चैप्टर है बेटा पूरे अर्थमेटिक के फाउंडेशन बैच के जो अपन कवर करने वाले। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा ना, वो हम स्टार्ट करेंगे नंबर बेस्ड का। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन, क्योंकि मैंने इसको 2 सेक्शन में बांट के रखा हुआ है, 2 सेक्शन में, एक नंबर बेस्ड वाले चैप्टर और एक अर्थमेटिक वाले चैप्टर। ये आपको हर एक चैनल पे हर एक टीचर के द्वारा सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट ये चैप्टर में यदि खाली ये 2 चैप्टर शुरुआत के छोड़ दे, नंबर सिस्टम, एससीएफ, तो ये चैप्टर कोई भी टॉपिक वाइज नहीं करा रहा है। ये सारे चैप्टर जो है ना आपको कैसे कराए जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन के साथ में कवर कराए जाते हैं, एक साथ मिक्स करके। मैं मानता हूं मैं भी ऐसे ही कराता हूं। ठीक है, बट ये बैच जो हमने बनाया उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो उनको भाई साहब इनको एज ए चैप्टर हम सिखाएंगे। इन पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपको एज ए चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ताकि उस चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तो फिर ये चीजें आपको बेटा आगे भी काम आएगी, इन चैप्टर में भी काम आएगी, और XYZ हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, चाहे फिर अर्थमेटिक वाले पार्ट में इक्वेशन बने, या एडवांस वाले पार्ट में, या डीआई वाले में। ठीक है, बच्चों का कैलकुलेशन वाला पार्ट इसीलिए कमजोर कर दिया जाता है क्योंकि बेटा प्यारे साथियों वो ये चैप्टर को सीक्वेंस में अच्छे से नहीं पढ़ता है, और इन चैप्टर्स की अहमियत भी उनको पता नहीं होती है। बात समझ में आ रही है ना? हम टीचर और स्टूडेंट में फर्क इतना ही होता है कैलकुलेशन को लेकर कि ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से करे होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब इनको भी मैं ऐसे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सर हमें बेटा मत बोलिए, हम प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी आदत है ना, नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो तो साथियों देखो यहाँ पर
हमने पहला चैप्टर यहाँ पे जो स्टार्ट करना, पहला सेक्शन करना है वो करना नंबर बेस्ड में नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चल, तो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे, इसमें हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर क्या होते हैं, नंबर किन से बनाए जाते हैं। तो नंबर बनाए जाते हैं डिजिट से। डिजिट का पहले हम पढ़ेंगे, अंक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अंक से संख्या कैसे बनेगी, अंक से जो संख्या बनी है ना, जो नंबर हमने फॉर्म किए उसका प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना, यानी कि जाति मान निकालना, स्थानीय मान निकालना, इंडियन सिस्टम से निकालना, इंटरनेशनल सिस्टम से निकालना। नंबर को बनाने के बाद फिर उन्हीं नंबर का अपने को क्लासिफिकेशन करना, अपने को उसका वर्गीकरण करना, फिर उन्हीं नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना, ठीक है। उन्हीं नंबर का फिर अपने को लेकर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना, उन्हीं पर डिवीजन थ्योरम करना, उन्हीं पर लास्ट डिजिट निकालना, उन्हीं पर नंबर ऑफ जीरो निकालना। मतलब डिफरेंट चीजों को सीखते हुए समझते हुए हम करेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद में जो नंबर हम यहाँ पे पढ़ चुके होंगे मेरे साथियों, उन्हीं नंबर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना कि नंबर सिस्टम के बाद सीधा यहाँ पे आ गए ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर के बारे में हमने यहाँ पे चीजों को सीखा और समझा है, जब तक कि उन चीजों को हम इस चैप्टर पे अप्लाई नहीं करेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने पे जब तक चर्चा नहीं की जाएगी उन संख्याओं के साथ में, जब तक आप चीजों को नहीं कर पाओगे आगे के लिए, ठीक है। तो नंबर अपने को पहले पढ़ेंगे और उन्हीं नंबर का हम निकालना सीखेंगे यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम हम अलग अलग प्रकार के टर्म्स का सीखेंगे। इंटीजर वैल्यू यानी कि पूर्णांक का कैसे निकाले, फ्रैक्शंस का कैसे निकाले, डेसिमल का कैसे निकाले, वेरिएबल का कैसे निकाले, अपने किसी इक्वेशन का कैसे निकाले, बाय बेसिक कैसे निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाले, है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि डायनेमिक वे में टाइप वाइज चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। उस पे अपन एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपने वर्ड प्रॉब्लम करेंगे दोनों के इंडिविजुअल और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर पढ़ लिया, यहाँ पे नंबर का एचसीएफ एलसीएम हम पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जब हमने नंबर के बारे में पढ़ लिया, नंबर का एचसीएफ एचसीएफ निकालना सीख लिया ना, तो फिर वही चीजों को हम यूज करेंगे फ्रैक्शन बनाकर। भाई साहब, उन फ्रैक्शन को, सिंपल फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए, और वही डेसिमल फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे चैप्टर लिखे नहीं, बट मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली, एचसीएफ एलसीएम मतलब महत्तम और लघुत्तम, और प्यारे साथियों सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होगा सरल और दशमलव भिन्न, ठीक है। जो चीजें हमने यहाँ पर संख्याओं के बारे में पढ़ ली है साथियों, यहाँ पर उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया है, तो फिर यहाँ पे अब उन्हीं नंबर्स को लेकर जो फ्रैक्शन बनाए जाएंगे दो प्रकार के, सिंपल और डेसिमल, उनको हम डील करना सीखेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन डील करना नहीं सीखोगे तो परसेंटेज भी नहीं आएगा आपको, और प्यारे साथियों आपको वहां पर डीआई में भी दिक्कतें होगी, ठीक है। तो ये पार्ट अपने को सीखना जरूरी है, ठीक है। अब हमने नंबर पढ़ लिए सर, एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया, हमने उनका फ्रैक्शन बना के जोड़ घटाओ गुणा भाग सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, तो फिर उन्हीं नंबर्स का हम निकालना सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और उन्हीं नंबर का निकालना सीखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर स्क्वायर रूट हम सीखेंगे इंटीजर वैल्यू का कैसे निकाले, डेसिमल का कैसे निकाले, फ्रैक्शन का कैसे निकाले, ठीक है। हिंदी में कहे तो पूर्णांक का कैसे निकाले, दशमलव का कैसे निकाले, भिन्न का कैसे निकाले। समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। बेसिक मेथड से कैसे निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाले, डिवीजन से कैसे निकाले, एस्टिमेशन से कैसे निकाले, डिजिट सम से कैसे निकाले, ऑप्शन से कैसे निकाले, ये सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। इतना डायनामिक कर दूंगा, जितना मुझे आता है मैं सब आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, या उससे ज्यादा ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट सीखेंगे, और फिर उन्हीं के वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे। स्क्वायर पर आधारित प्रश्न शब्दों पर, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि शब्दों पर आधारित प्रश्न वर्ग और वर्गमूल के, और यहाँ पर बेटा घन और घनमूल के, ठीक है। चलो, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कि फिर सर स्क्वायर स्क्वायर रूट सीख लिया, क्यूब एंड क्यूब रूट सीख लिया, तो उन्हीं नंबर्स का, उन्हीं टर्म्स का, उन्हीं वैल्यू का सर्ट्स और इंडाइस वैल्यू सोल्व करना सीखेंगे। यानी कि उन्हीं नंबर्स का घात दे दी जाए या उन्हीं नंबर की करनी दे दी जाए तो उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, ये हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो घात और करनी हम निकालना सीखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उन पर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उन पर हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब ये सारा पार्ट हमारा ये 5 चैप्टर का सीक्वेंस में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि संख्या, उनका महत्तम लघुत्तम, उनका प्यारे साथियों अपने पास फ्रैक्शंस वैल्यू को सोल्व करना, उनकी स्क्वायर एंड क्यूब रूट निकालना, सर्ट्स और इंडाइस निकालना, जब ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपने साथ में फिर अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन्हीं चैप्टरों को लेकर अपन क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि समीकरण। आप गणित का कोई भी इक्वेशन उठा के देख लेना, आप गणित का कोई भी समीकरण उठा के देख लेना, आपको उसमें एज ए टर्म जो मिलेगा वो यही मिलेगा। या तो वैल्यू का एचसीएफ एलसीएम निकालने को होगा, फ्रैक्शन सोल्व करने को होगा,
स्क्वायर क्यूब रूट निकालने को, सर्सिंटा इसको निकालने को होगा। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में यही टर्म देखोगे। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, तो हम वहां पर इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ टूल्स पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ वहां पर सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का रूल पढ़ते हुए, वी बोर्ड मास का रूल पढ़ते हुए, वी बोर्ड मास का रूल पढ़ते हुए, प्लस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को थोड़ा डिस्कस करते हुए, अब वहां पर क्या करेंगे प्यारे साथियों, हम इक्वेशंस को क्वेश्चंस में डील करना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। रेशियो एंड परसेंटेज सबसे कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं सर। ठीक है, तो प्यारे साथियों रेशियो से बनेगा, परसेंटेज से बनेगा, बट अभी आप देखिए ज्यादातर कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, अभी जैसे एसएससी जीडी का भी एग्जाम यदि हुआ है, या उससे पहले यूपी पुलिस का हुआ, या उससे पहले अभी और भी एग्जाम जो है उसमें इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन पर बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है, इन चैप्टर पे ध्यान ही नहीं देता है। उनको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आता है, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो वाले, तो वो यही पढ़ते रहता है, और ये चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ देता है, और 3-4-5 क्वेश्चन इनके गिर गए तो 3-4-5 क्वेश्चन फिर बनते नहीं है आप लोगों से, तो बेटा वहां पे रिजल्ट आपका अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो समझ के चलिएगा, हमें चीजों को, मैंने पहले ही कहा कि इंटरटेन के हिसाब से नहीं पढ़ना है, चीजों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के सीख के समझ के चलना है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे साथियों, जो इक्वेशन बनेगी इन्हीं टर्म्स को लेकर उसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, और उनकी सिंप्लीफिकेशन पर रियल वैल्यू निकालना सीखेंगे, और यदि मेरे साथ में बैंकिंग वाले स्टूडेंट जुड़े तो फिर हम वहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस सीक्वेंस में चीजों को पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे अपने को ये सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर को डील करना में दिक्कत नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है क्या, सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण यानी कि क्या, दिए गए समीकरण को सरल तरीके से हल करो। अब दिए गए समीकरण को सरल तरीके से कोई भी बच्चा कब हल कर पाएगा, जब उस समीकरण के, उस इक्वेशन के हर ईच एंड इंडिविजुअल टर्म्स को वो डील कर पाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन मैंने दे दी मेरे साथियों, हमने कह दिया 33:1/3, है ना, प्लस यहाँ पे दे दिया मैंने 99:1/9, यहाँ पे मैंने दे दिया इनटू, या अपन यहाँ पे और कुछ लगा देते हैं, ठीक है, इनटू की जगह यहाँ पे हमने आगे और इस प्रकार से दे दिया माइनस क्यूब रूट ऑफ 1.331, आगे और भी वैल्यू दे दी हमने इस प्रकार से, प्लस स्क्वायर रूट दे दिया हमने, ये स्क्वायर दे दिया 529 का, यहाँ पे और भी वैल्यू आगे हमने लगा दी, यहाँ पे घात लगा दी इस प्रकार से 15 की घात 3 ऐसे कर या 15 की घात 2 ऐसे कुछ भी करके आपको दे दिया। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन आपको दी जाएगी, है ना मेरे साथियों, तो उस इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, आपको रूट देखने को मिलेगा, आपको पावर देखने को मिलेगी, आपको सर्ट्स देखने को मिलेगा, तो ले देकर आपको यही चैप्टर तो देखने को मिलेंगे। और ये सारे पार्ट्स को आप कब अच्छे से डील कर पाओगे, जब आप वहां पर हर एक पार्ट या हर एक टर्म का इंडिविजुअली टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ते सीखते और डिफरेंट मेथड के साथ में उतना प्रैक्टिस कर पाए हो। ठीक है, जब ही जाकर आपका प्यारे साथियों क्या होगा, परफेक्ट होगा ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि इसमें भी यूज आना है और आपको प्यारे साथियों डीआई में भी यूज आना है और एडवांस में भी यूज आना है। ठीक है, ये आपका बैकबोन है एक तरीके से, जैसे कि टीचर्स बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अर्थमेटिक का बैकबोन क्या है, परसेंटेज और रेशियो वाला पार्ट है। ऐसे पूरे मैथ्स के यदि बैकबोन की बात करेंगे तो ये हमारा बैकबोन होगा नंबर बेस्ड वाले ये चैप्टर्स। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट अपने क्या करेंगे, तो अगले पार्ट में हम करेंगे मेरे साथियों अर्थमेटिक वाला पार्ट। अब अर्थमेटिक वाले पार्ट को भी हमने 3 सेक्शन में बांट दिया है, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। परसेंटेज में हम इन चैप्टर्स को सीक्वेंस में कवर करेंगे। पहले हम परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें सारे कंसेप्ट, सारे मेथड और सारे टाइप हमारे कवर हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में जो मैं 4 टाइप पढ़ाऊंगा परसेंटेज में आपको प्यारे साथियों, उन्हीं पर चलेंगे अपने ये पूरे चैप्टर। जो मैं परसेंटेज के 4 टाइप शुरुआत में पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें लगभग हम 12 से 13 टाइप पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग के जो 4 टाइप होंगे, जो बेसिक है, आपका पूरा कोर हैगा, वो चाहे परसेंटेज का हो, एवरेज का हो, रेशियो का हो या आपका डीआई का हो, ये इसमें स्टार्टिंग के जो 4 टाइप हम पढ़ लेंगे ना, उसी पर बेस्ड हमारे ये चैप्टर चलेंगे। प्रॉफिट लॉस उसी में, डिस्काउंट भी उसी पे चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी पे चलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप फॉर सक्सेसिव पर पूरा चलेगा। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आपको चैप्टर को पढ़ना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। ये गलती बिल्कुल मत करना कि परसेंटेज के बाद रेशियो पढ़ डाला या फिर एज पढ़ जाए, नहीं, परसेंटेज जो पढ़ा लिखा है ना थोड़ा बहुत, वो भी आपका दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एवरेज वाले चैप्टर को कवर करेंगे, एवरेज कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे अपन रेशियो वाले पर।
रेशियो पे हम क्या करेंगे, हम पहले रेशियो को कंप्लीट करेंगे कि रेशियो क्या होता है, रेशियो कंसेप्ट हम जानेंगे, सारे कंसेप्ट डील करेंगे, रेशियो से संबंधित जो जो चीजें हैं वो सारी हम कवर कराएंगे। फिर रेशियो के बाद प्रोपोर्शन हम कवर करेंगे, ठीक है। जब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका कवर हो जाएगा तो इसी रेशियो पे चलता है एज, इसी रेशियो पे चलेगा पार्टनरशिप, इसी रेशियो पे चलेगा मिक्सचर एलिगेशन, इसी रेशियो पे चलेगा टाइम एंड वर्क, इसी रेशियो पे चलेगा पाइप एंड सिस्टम, इसी पे चलेगा स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसी पे चलेगा आपका बोट एंड। बात समझ पाए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे पूरे होंगे जो कि हमें टारगेट रखना है 4 महीने का। ये मैंने अपनी साइड से रखा है, मैं इसको 3 में भी कर दूंगा यदि आपकी स्पीड सही साथ रही बेटा समझने की, और ये 5 पे भी जा सकता है यदि आपकी स्पीड कम रही समझने की, ठीक है। तो प्यारे साथियों एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक की सभी को समझ में आ गई मेरी बातें, क्या यहाँ तक हमने जो जानकारी आपको दी है वो आपकी बुद्धि में जा चुकी है कि हाँ सर इस प्रकार से हम चीजों को यदि पढ़ने की कोशिश अब करेंगे तो हम सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा जैसा चीज आप कह रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चे बोल रहे हैं सर डेमो में एवरेज चैप्टर पढ़ाइएगा सर, ठीक है बेटा। डेमो में हम एवरेज चैप्टर, हमने क्या कहा कि हम कुछ भी आपको इंप्रेशन के हिसाब से नहीं आए, हम इस बैच को उसी सीक्वेंस में लेके चलेंगे जिस सीक्वेंस में हमें बच्चों को सिखाना जरूरी है और बच्चों को सीखना जरूरी है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम इन चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर इंप्रेशन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे भैया यहाँ पर एडमिशन नहीं बनाने, मुझे यहाँ पर आपका सिलेक्शन बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को आते हैं अपन सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए। ये देखो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एएमसी, है ना, यानी कि आपका पूरा गणित जो है ना वो एएमसी पे डिपेंड करेगा, है ना, और इसी पे आपको फोकस करना है। आपको एक ब्रह्मास्त्र में कह रहा हूं कि आपकी जो भी पूरी मैथमेटिक्स है ना वो डिपेंड करती है एएमसी पे। सर ये एएमसी क्या चीज है, ये एएमसी क्या है ना, ये एएमसी क्या पार्ट आपने बता दिया, है ना। दोनों मीडियम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अपन क्लास लेके चलेंगे, बाईलैंग्वेज आपकी क्लास चलेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हिंदी मीडियम के छात्र का भी ध्यान रखा जाएगा, इंग्लिश मीडियम का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एएमसी क्या है, तो देखो एएमसी का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। एएमसी यानी कि भैया एनालिसिस वाला पार्ट, एनालिसिस, एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। एनालिसिस मतलब क्या, मूल्यांकन करना, ठीक है। ये क्या चीज है सर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होगा ना आपका शुरुआत में वो एनालिसिस वाला पार्ट होगा, है ना। इंपॉर्टेंट तो सभी है, तीनों पार्ट है, बट आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर उसका एनालिसिस करते आना चाहिए, ठीक है। यानी कि गणित का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको सोल्व करना है और एप्रोप्रिएट टाइम में करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है प्यारे साथियों, तो यहां पर ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं एएमसी, इस पे आज से काम करना आप शुरू कर दीजिए और मैं ही ये काम कराना शुरू कराऊंगा आपको, ठीक है। देखो तो एएमसी यानी कि एनालिसिस, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वो सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या देता है लैंग्वेज को समझने में, ठीक है, कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दी है, एग्जामिनर क्या दे रहा है और वो क्या पूछना चाह रहा है, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बनते ही नहीं। बात समझ में आ रही है, होता होगा सभी के साथ में, वास्तविक बात है ये, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर उसको एनालिसिस ही नहीं कर पाते हैं कि वो उसने क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक है। ये एनालिसिस हम आपको सिखाएंगे और इस पे डेली बेसिस पे हम आपके काम कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन का मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज वो मीनिंग निकाल के नहीं देती है जो एग्जामिनर एक्चुअल में पूछना चाह रहा है और हम गलत पकड़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस पार्ट को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन एनालिसिस जब तक आपको नहीं आएगा ना, जब तक आप बेटा वहां पे क्वेश्चनों को अप्लाई नहीं कर पाओगे मेरे साथियों, ठीक है। दूसरा आएगा आपका M4 क्या, मेथड। M4 क्या आएगा, मेथड। M4 क्या आएगा, मेथड, मेथड, ठीक है। मेथड वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मेथड वाला पार्ट भी क्या है, इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया, हमने लैंग्वेज पढ़ ली, लैंग्वेज पढ़ ली, समझ में आ गया, मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन है, अब परसेंटेज का क्वेश्चन है या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन पढ़ ली, समझ में आ गया कि भैया प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, बट अब वो प्रॉफिट लॉस निकाले कैसे, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाले। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या होगा कि वो डेटा पे डिपेंड करेगा कि हम किस मेथड को चूज करेंगे, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ाऊंगा, 4-5 मेथड में आपको सिखाऊंगा, तो फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि कौन सा मेथड किस डेटा पे लगाया जाए। तो ये एनालिसिस आपको पहले ही कर लेना है कि भाई जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है और जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमने इस पर्टिकुलर 4-5 महीने में चीजें पढ़ी है, सीखी है या आपने प्रैक्टिस की है, उन मेथड में से सबसे एप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा।
समझे मेरी बात को? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से एनालिसिस करना है कि जो क्वेश्चन का डेटा दिया है, क्योंकि डेटा कभी कभी ऐसा टफ दे देता है कि दिखने में टफ दिख रहा है, बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है, बट उसका क्या होता है, कंसेप्ट फ्रेंडली कंडीशन होती है या एक मेथड फ्रेंडली कंडीशन आपको पता है, तो आप चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। और नहीं तो डेटा देख के आप डर जाओगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे। होता है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे करते हैं इस प्रकार से कि सर इतना कठिन डेटा है, ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले देगा, है ना, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। बट होता क्या, कभी कभी मान लो उसने परसेंटेज वैल्यू पूछ ली, अब परसेंटेज के लिए वो डेटा काम का ही नहीं होता है जो उसने दिया है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में रियल वैल्यू पे काम ही नहीं करते, हम परसेंटेज में कोई सी भी रेशियो पे काम कर सकते हैं या कोई सी वैल्यू पे काम कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी हो सकता है थोड़ी बातें जो कह रहा हूँ ना बीच बीच में, ये थोड़ी कम समझ में आ रही है, क्योंकि अभी चैप्टर हो सकता है बिगिनर को पता ही नहीं कि क्या बातें होती है। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन का डेटा पे भी काम करना नहीं पड़ता है, कभी कभी चीजें अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करके कर लेना होती है। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को इस प्रकार से एनालिसिस करना है कि जो उसमें डेटा दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे एप्रोप्रिएट मेथड आपको चूज करते आना चाहिए, उस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे एप्रोप्रिएट मेथड चूज करते आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जिस डेटा के साथ, जिस मानसिकता के साथ एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, उसी मानसिकता को सोचते हुए वही मेथड आपको पिक करना पड़ेगी जिस मेथड पे वो आपका एप्रोप्रिएट समय में क्वेश्चन हो जाए। नहीं तो क्या होता है, 50 क्वेश्चन आए थे सर मैथ्स में, 30 क्वेश्चन तो बन गए, 20 क्वेश्चन इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो 30 क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लग गया, सोल्व करने में टाइम लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हमें तो भैया डेटा के अकॉर्डिंग मेथड पता ही नहीं थी, हमने हमारी सोच पे काम किया। फॉर एग्जांपल वहां पे ये आ गया हमारे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा दे दिया 999 और ये आ गया 1 2 3, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये दे दिया मान लो, तो क्या अब एग्जामिनर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना चाह रहा है क्या? नहीं, एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप कहाँ पे कैलकुलेशन करके बताओ। कोई भी एक अच्छा एग्जामिनर जो होता है ना, वो बच्चे को कभी भी कैलकुलेशन में नहीं उलझाना चाहता है। बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि वो ये देखना चाह रहा हो कि भैया मैं आपको सरकारी नौकरी तभी दूंगा कि जब आपको ये गुणा करते आए ना। बच्चे वो ये देखना ही नहीं चाहता है कि आपको ये गुणा करते आता ही नहीं आता, वो तो ये देखना चाहता है कि यदि किसी इक्वेशन में या किसी चैप्टर में, सॉरी किसी क्वेश्चन में ऐसा इक्वेशन बन गया तो उस इक्वेशन को कैसे स्मार्टली डील करते आता हो। आपके पास क्या वो कंसेप्ट है, क्या उन कंसेप्ट के बेस पर आप जिस इस इक्वेशन को इजीली टाइम में सोल्व कर पाओ, गिवन टाइम में सोल्व कर पाओ, वो देखना चाहता है। एग्जामिनर ये देखना नहीं चाहता है कि किसी बच्चे गुणा भाग जोड़ घटाव आता है नहीं आता, ना रे बेटा ना बच्चा, ठीक है, वो ये देखना नहीं चाहता है। वो तो बस ये देखना चाहता है कि भैया आता है ना तो कितना स्मार्टली कर सकता है, क्या कंसेप्ट उसको पता है, क्या डायनेमिक अप्रोच पता है जिससे वो आंसर निकल पाए। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा चीजों को समझ के सीख के चलना पड़ेगा साथियों। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया सर, ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस के बाद में हमने मेथड भी पिक कर ली। अब मेथड ऐसे पिक करना है जिसमें आपको C4 कैलकुलेशन क्या करना पड़े, कम से कम करना पड़े, कैलकुलेशन हमें कम से कम करना पड़े। समझे मेरी बात को साथियों? ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन को इस प्रकार से एनालिसिस करना है, हमें क्वेश्चन को इस प्रकार से एनालिसिस करना है कि जिसमें हम गिवन डेटा के अकॉर्डिंग एक एप्रोप्रिएट मेथड को चूज कर पाए जिसमें हमें कैलकुलेशन क्या करना पड़े, कम से कम करना पड़े, कम से कम करना पड़े। समझे मेरी बात को? ठीक है, अब बताओ कि यदि इन चीजों पे हम यदि काम कर लेते हैं इन अगले 4 महीनों में तो क्या हमारा गणित नहीं सुधरेगा? बिल्कुल सुधरेगा, हम करेंगे मिलकर काम। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए हैं। ठीक है, अब इनमें सर यदि हम बात करें कि ये कैसे सीखेंगे और कब ये चीजें हमारे पास में दिमाग में फिट हो जाएगी, तो देखो ये जो पार्ट हैगा ना एनालिसिस, ये तो हम टॉपिक वाइज जाते रहेंगे, ये चैप्टर पे डिपेंड ऑन चैप्टर्स, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर्स, है ना। ये किस पर आधारित होगा? आपका मूल्यांकन करना चैप्टर पर आधारित होगा कि भाई वो पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। वो पर्टिकुलर भैया परसेंटेज का क्वेश्चन है तो क्या एनालिसिस होगा, रेशियो का क्वेश्चन है तो कैसे एनालिसिस किया जाएगा। तो ये चैप्टर पर डिपेंड करता है, जो कि हम चैप्टर वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे अलग पार्ट अपना क्या होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा। ये एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और इन्हीं चैप्टर पे ही ये मेथड वाला पार्ट भी डिपेंड करता है। ये पार्ट भी किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा। यानी कि हम जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर को अपना एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के अनुसार या भाषा के अनुसार एनालिसिस किया जाएगा और वहां पर उसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए टाइप के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट मेथड को सीखेंगे। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया आपने मेथड लगा दी प्यारे साथियों। ठीक है, तो आखिरी में क्या बनेगा, क्वेश्चन आप गणित का कोई भी उठा के देख लो, गणित का कोई भी XYZ किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद जब मेथड लगाओगे तो आखिरी में क्या बनेगा, ईमानदारी से बताना, दिल पर हाथ रख के, यही बनता है। अरे यही बनता है सर, ये क्या लिखा हिंदी में भी लिख दो, ये लो समीकरण, आखिरी में क्या बनता है,
समीकरण ही बनता है ना, इक्वेशन ही बनती है। ठीक है, आप जब पूरा गणित का क्वेश्चन हल कर लेते हो, पूरा भैया लैंग्वेज को डेटा पे उतार देते हो, है ना, जो लैंग्वेज दे रखी है, जो भाषा दे रखी है, उसको आप यदि डेटा पे उतार दोगे तो वो डेटा जब उतर चुका होगा ना, तो वो डेटा को अब डील करने के लिए उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब आपको समीकरण को हल करते आना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन करते आना चाहिए। अब ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन में लगभग मान के चलो कि 95% में तो आपका यही होना है। कैलकुलेशन तो आखिरी में करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको, अरे हाँ है ना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन हर एक जगह आपका मेजर पार्ट हैगा। तो ये जो सेक्शन हैगा ना, ये मेजर सेक्शन है, ये मेजर है। और सबसे ज्यादा बच्चों में दिक्कत यही आती है गणित में कि सर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, हमने इक्वेशन बना दी, बट वो इक्वेशन दुख दे रही है, उसको सोल्व हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास में मेथड्स नहीं है, हमारे पास में टूल्स नहीं है कि वो इक्वेशन को हम डील कर पाए, हमारा आंसर निकाल पाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जो टेंशन है ना, ये जो दिक्कत है, ये सबसे पहले हम इसको ही दूर करेंगे। सबसे पहले हम क्लास में इसी को दूर करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन वाले पार्ट को ही हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। बस भाई, तो ये मेजर पार्ट जो हैगा ना, ये मेजर पार्ट को हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखो आज का जो क्लास है ना, आज मैं ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। आज आपको सिर्फ मैं ये बताने आया हूं कि हम डेमो क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा बैच का रामानुज बैच स्टार्ट हुआ है मैथ्स का फाउंडेशन, उसमें हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले और क्या पढ़ने वाले। हमारी जो चीजें स्टार्ट होगी ना पढ़ने वाली, वो कल से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, देखो बिल्कुल ये मत सोचना। देखो क्या होता है, एक कहीं भी बिल्डिंग बनाना होती है ना, तो पहले इंजीनियर आके क्या करता है, एनालिसिस करेगा भैया कि जगह कैसी क्या है, तो कैसे स्टूडेंट है। ऐसे ही टीचर में आऊंगा, अभी पहले दिन आया हूं, आपको समझूंगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस प्रकार से, आप कितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट दिख रहे हैं, है ना। उस हिसाब से हम चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज तो 40 मिनट ज्ञान देगा, खाली बोल के चलेगा, पढ़ाया तो कुछ नहीं बेटा। आप सभी इस हिसाब से जुड़े कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कोर्स खत्म कराऊंगा। और मैंने क्या कहा, 4 महीने 5 महीने बाद चेंज नहीं दिखे तो 500 का रजिस्ट्रेशन है, 1000 रुपए मैं आपको दूंगा बेटा, बिल्कुल गारंटी की बात है। ठीक है, रिकॉर्ड करके रखो मेरी बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बट मैं सिखाऊंगा। बट दिक्कत ये है कि ये झूठ नहीं बोलना कि अभी हाँ मैंने पढ़ा था पूरा। आप पूरा पढ़े होना चाहिए 5 और 4 महीने। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिर बंद कर दिया, नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये मेजर पार्ट को हम पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो हम जो अब स्टार्ट करेंगे हमारी डेमो क्लास में, पहला कंसेप्ट जो स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों, वो पहला कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट। क्या स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन वाला। जो बच्चे जो ऐसे पहली बार जुड़े उनको थोड़ा सा बता देते हैं हम ये वाली चीजों के बारे में जो आपको दिख रहा है ना। अभी भी बेटा 500 स्टूडेंट के लिए सर ने ऑफ कर दिया है। पहले 1 तारीख तक की सोचा था, बट अब सर ने बोल दिया है कि 500 स्टूडेंट तक की हम 50% ऑफ में चलाएंगे। और वैलिडिटी भी सबसे अच्छी बात है कि कितनी कर दी है, 2 ईयर की कर दी है आपकी। ठीक है, वैलिडिटी भी 2 ईयर की कर दी है ना। एप्लीकेशन में क्लास का टाइम रहेगा मेरे साथियों हमारा 10 से लेकर 11 तक। ठीक है, 10 से 11 तक हम पढ़ेंगे। ये एक 10 से 11 एक एप्रोप्रिएट टाइम मैंने बताया है। हो सकता है टाइम हम ज्यादा भी खींच दे, है ना, समझ आ रही बात है। तो ये मुझ पर डिपेंड करेगा, मैं कभी 1.5 घंटे उड़ा दूंगा, कभी 2 घंटे, मुझ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे आप देखिए मेरे साथियों कि अब हम क्या स्टार्ट करने वाले। तो हम सबसे पहले जो मैंने बताया है कैलकुलेशन बूस्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन बूस्टर। कैलकुलेशन बूस्टर, ठीक है, कैलकुलेशन बूस्टर। ठीक है, कैलकुलेशन बूस्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले यही हम सीखेंगे। इससे मैं आपका मैथ्स का जो फोबिया है ना वो भी दूर कर दूंगा, और इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन को हम कैसे भैया कुछ वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए या हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम इजीली उड़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैथ्स का फोबिया है या मैथ्स को लेकर जो माइंडसेट हमारा गलत बना हुआ है कि टफ होता है, इक्वेशन सोल्व करने में टाइम लगते हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है, परसेंटेज की, डीआई की, हमें टाइम लग जाता, नहीं, पहले हम ये चीजों को दूर करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहला आपका जो डर है दिल से और दिमाग से निकाला जाएगा गणित को लेकर आने वाले इस 1 सप्ताह में, कैलकुलेशन वाले पार्ट को लेकर। पहले कैलकुलेशन का पूरा पार्ट मैं सिखाऊंगा, फिर उस पर आपका एक टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा, बूस्टर टेस्ट बेटा, है ना। और उसके बाद फिर हमारे चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, है ना, नंबर सिस्टम से। ठीक है, चलो, अब वो आप पे भी रहेगा कि भैया आप बस रेगुलर जुड़े रहोगे तो चीजें अच्छे सीख पाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन बूस्टर हम सीखेंगे। अब यदि हम बात करें कैलकुलेशन बूस्टर में हम किस पे फोकस करेंगे, तो आप गणित का कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट उठा के देख लो, उसमें सबसे पहले आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन को डील करते आना चाहिए। हम भैया फ्रैक्शन को सोल्व करना, नंबर का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ये तो कहां सीखेंगे,
टॉपिक में सीखेंगे, चैप्टर में सीखेंगे। मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, हम ये चीजें स्क्वायर क्यूब ये यहाँ पे नहीं सीखेंगे। यहाँ पर हमें स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना, घात करनी, हल करना नहीं सीखना है। ये कहाँ सीखना है? चैप्टर में सीखना है। कैलकुलेशन में अभी इसको नहीं सीखना है, ये मैं चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा। बट कैलकुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे? तो कैलकुलेशन में हम पढ़ेंगे ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये आपके पास में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं सर वही पढ़ेंगे जो जीरो टू हीरो में पढ़ते थे। हाँ, जीरो टू हीरो में पढ़ते थे ना, उससे भी बिल्कुल नीचे से जाकर और ऊपर जाएंगे हम। जीरो टू हीरो मैंने जो आपको पढ़ाया था ना, देखो क्या होता है जब हम YouTube पे पढ़ाते हैं साथियों, तो YouTube पे क्या होता है कि बच्चा नहीं एकदम से सब्र कर पाता, वक जाता है। बट आप एप्लीकेशन जोड़ोगे तो उसमें बिल्कुल और गहराई में जाके और अच्छे से सीक्वेंस में प्रैक्टिस करा के चलेंगे। निश्चिंत रहिए, मैं आपको इस बात का आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैथमेटिक इक्वेशन की चर्चा हम करेंगे। मैथमेटिक इक्वेशन में अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होंगे? तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है ना मेरे साथियों, ये हम 2 वैल्यू पे कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि हमें परिस्थिति के बारे में पता नहीं कि कब किस परिस्थिति में ये जोड़ घटाव गुणा करना पड़ जाए हमें। ठीक है, तो मेरे साथियों हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 2 वैल्यू पे सीखेंगे। एक तो सीखेंगे रियल वैल्यू पे करना, एक किस पर प्यारे साथियों? रियल वैल्यू पर। रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान पे। जैसे कि उन्होंने कहा ना कि भैया यहाँ पर 11 गुणा 12 करके बताओ, तो हम 11 गुणा 12 करके बताएंगे 132, ऐसा करके। समझे मेरी बात को? यदि उन्होंने बोला भैया कि 12 गुणा क्या करके बताओ, यहाँ पर 14 करके बताओ, तो हम 12 गुणा क्या करके बताएंगे? 14 ही करके बताएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। अब ये जितनी तेज मैं लिख पा रहा हूं उतनी तेज आपको भी लिखना मैं प्रैक्टिस करके सिखाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग आएगा वो रियल वैल्यू पे भी करना हमें आना चाहिए। और यदि हम बात करें रियल वैल्यू की, तो इसकी बहुत कम जरूरत मैं आपको पढ़ने दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पे पढ़ेंगे ना, ये टूल बेस्ड है ना। एक तो रियल वैल्यू बेस्ड हम करेंगे, यानी कि आपसे कहा कि भैया 11 में 12 जोड़ो, तो 11 में 12 ही जोड़ के बताएंगे। उन्होंने बोला 12 में 14 जोड़ो, तो हम 12 में 14 जोड़ेंगे। 14 में से 12 घटाओ, तो हम 14 में से 12 ही घटाएंगे। उन्होंने बोला 80 का 500% निकालो, तो हम 80 का 500% निकालेंगे। 80 का 12.5% निकालो, तो हम वही निकालेंगे। तो ये होता है रियल वैल्यू पर, उसने जो कहा उसके अनुसार काम करना। ठीक है, बट हम यदि उसके अनुसार ही काम करेंगे तो फिर नंबर हम हमारे अनुसार नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें हमारे अनुसार नंबर चाहिए, तो हम हमारे अनुसार भी चीजों को सीखते समझते काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस पे करेंगे? तो टूल बेस्ड कैलकुलेशन हम करेंगे। टूल बेस्ड। अब टूल बेस्ड में हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे जो कि हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे साथियों। ठीक है, टूल बेस्ड में हमारे पास में सबसे पहला टूल हम जो सीखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स का है फर्स्ट टूल, है ना। पहला टूल जो हम सीखेंगे फर्स्ट टूल, पहला टूल, ठीक है, वो टूल होगा हमारा डिजिट सम का। मतलब हमें पहले रियल वैल्यू पे नहीं जाना है, रियल वैल्यू पे हम बाद में जाएंगे, बिल्कुल आखिर में जाएंगे। पहले हम आपको मैथ्स का मैं क्या कह रहा हूँ फोबिया दूर करूंगा। मैं आपको पहले ये रिप्रेजेंट करूंगा कि मैथ्स आसान है और आप कर सकते हो, है ना। हम में से हर एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो पे है या माइनस में भी वो भी कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम ये चीजों को सीखेंगे। एकदम सब्जेक्ट पे आएंगे ना तो आप गड़बड़ हो जाएगा, एकदम सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, पहले मैथ्स में इंटरेस्ट बनाएंगे और फिर जाएंगे। बाकी मेरी जिम्मेदारी 4 महीने एसएससी का क्वेश्चन उड़वाना, मेरी जिम्मेदारी 4 महीने में बैंकिंग का क्वेश्चन उड़वाना। ठीक है, बस आप और सारी चीजें मुझ पर डाल दो। ठीक है, डिजिट सम यानी कि अंकी योग पर बेटा साथियों, अंकी योग पर, अंकी योग पर कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा अंकी योग। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम कैलकुलेशन को यूनिट डिजिट पे करेंगे। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक पे करना, इकाई अंक पे करना। ठीक है, तो यदि हमें कोई इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि हमने कह दिया किस प्रकार से कि 15 गुणा 12 प्लस 13 प्लस यहाँ पर दे दिया 80 का 12.5% और आगे भी कुछ दे दिया प्लस 129 का क्यूब, और बोले कि जाओ वैल्यू निकाल के बताओ। हम क्या करेंगे भैया, इसको ऐसा भी कर सकते हैं रियल वैल्यू पे कि भैया 15 गुणा 12 वैल्यू लिखो, फिर यहाँ पे 13 जोड़ो, फिर 80 निकाल, 80 का 12.5 निकालो और सबको जोड़कर भैया 129 का घन निकाल के जोड़ा जाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन होगी वो कौन सी कहलाएगी? रियल वैल्यू कहलाएगी। हमने जो वैल्यू दी थी उसी पे काम कर लेना, बात समझ में आ गई। बट हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा हम तब करेंगे जब हमारे ये टूल्स काम ना करें। जब टूल काम नहीं करेंगे ना तब हम रियल वैल्यू पे जाएंगे। तो टूल सबसे पहले कौन सा मैंने बताया आपको, ये बताया डिजिट सम, यानी कि हम डिजिट सम पे काम कर लेंगे, अंकी योग पे। इसका अंकी योग क्या बनेगा? 6, इसका कितना बनेगा? 3। अभी समझ में नहीं आए तो चिंता मत करना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि 5 और 1 मिलाकर अंक का योग बना 6।
यानी कि 2 और 1 का अंक योग कितना बना 3, तो हम 12 गुणा 15 न करते हुए हम यहाँ पे उनके अंक का योग का गुणा कर लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कहना और समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि आप रियल वैल्यू पे ना जाते हुए आप उनके डिजिट सम पे पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे। वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग हम भैया कैसे वहां पे कंसेप्ट को समझते हुए उसकी रियल वैल्यू पे ना करते हुए डिजिट सम पे कैलकुलेशन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा यूनिट डिजिट, इकाई के अंक पे काम करना। तीसरा फिर हमारे पास में होगा यूनिट डिजिट के बाद हमारा आ गया लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंकों पे, अंतिम 2 अंकों पे कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। ठीक है, फिर हमारे पास में फोर्थ वाला टूल होगा, फोर्थ टूल होगा बेटा अपने पास में फोर्थ टूल होगा डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजन के नियम के आधार पे, विभाजन के नियम के बेस पे कैसे कैलकुलेशन को उड़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया हमारे पास ऐसा आ गया 179 और यहाँ पे हमें दे दिया जाए फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दिया, हमने बोला कि भैया ये ले लो 99, ये आ गया 179 गुणा अपने पास आ गया 99। तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे पूरा, हम ये देखेंगे भैया कि ये जो संख्या का गुणनफल होगा वो किससे भाग जाएगा, बस हम ये देखेंगे कि भैया 179 गुणा 99 का जो मेरे पास में जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा वो किससे भाग जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सर ये 99 में गुणा करके 99 का गुणज बनेगा, 99 का मल्टीपल बनेगा। तो 99 में क्या होता है, 2 गुणनखंड, 2 को-प्राइम फैक्टर 9 और 11 होते हैं, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा वो किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा और 11 से भी जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर ये पता लगा चुके हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी वो 99 का मल्टीपल है, तो 99 का मल्टीपल यानी कि 99 का गुणज है तो वो 9 का भी होगी और 11 की भी होगी, यानी कि कोई संख्या 99 से भाग जाने वाली है तो वो 9 से भी जाएगी और 11 से भी जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो पता ही नहीं क्या बोल गए आप, तो बेटा टेंशन नहीं लेना बच्चे, टेंशन नहीं लेना है मेरे साथियों, है ना, ये हम पढ़ेंगे, है ना, अभी बस सुनते चलो मेरी बातों को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन को लेंगे और 9 से भाग लगा के चेक कर लेंगे, जो सा ऑप्शन 9 से भाग गया वो आंसर, और जो 9 से सभी चले गए तो फिर 11 से चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरा कैलकुलेशन रियल वैल्यू पे नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको इतना मजबूती के साथ चीजों को लेकर चलूंगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ठीक है, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन का नियम, है ना। अब ये विभाजन के नियम वाली बात और फिर आएगा रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर। ये रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल का प्रमेय के बेस पर, है ना, शेषफल बेस, रिमाइंडर बेस, यानी कि शेषफल के जो प्रमेय होगा ना उसके बेस पे भी, है ना, शेषफल का प्रमेय। तो ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं कुछ कुछ बच्चे, जैसे पहली बार यदि पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, सब चीज पहली बार होगी और दूसरी बार में बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हमारे पास में ये कैलकुलेशन के जो टूल्स है कब कैसे कहाँ पढ़ेंगे, तो देखो ये तो हम स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। ये वाला अपना स्टार्ट होगा डिजिट सम, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट 2 डिजिट पे आने से पहले इसके बाद पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे रियल वैल्यू का कैलकुलेशन, मतलब रियल वैल्यू पे जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाएंगे, और फिर आएंगे अपन लास्ट में किस पे बेटा, इस वाले पे, लास्ट पे। सर ये टूल कब पढ़ेंगे, तो ये 2 टूल जो है ना ये हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। ये 2 टूल कहाँ पढ़ेंगे अपन, नंबर सिस्टम में। कहाँ पढ़ेंगे साथियों, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली में। कहाँ पढ़ेंगे, संख्या प्रणाली में। ठीक है, संख्या प्रणाली और संख्या पद्धति। ठीक है, तो ये पूरा हमारा, मैंने आपको बेटा पूरा सिलेबस का प्लान भी बता दिया, मैंने स्ट्रेटेजी भी बता दी, और मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले, कहां से पढ़ने वाले। ठीक है, तो आई होप आज का जो 1 घंटे का सेशन आपने हमें टाइम दिया है और हमने आपको टाइम दिया है। देखो मैं डेमो के हिसाब से आता तो पढ़ा के निकल जाता और ये सोच रहा भैया मैं ऐसा कुछ पढ़ा दूं जिससे 50 बच्चे एडमिशन ले ले, नहीं बच्चे, है ना। मैंने क्या कहा कि मैं उसी सीक्वेंस में लेके चलूंगा जिस सीक्वेंस में मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, और उससे भी ज्यादा डिटेल में, बहुत अच्छे से, है ना। क्योंकि देखो यूट्यूब पे उस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा था ना, तो क्या था, बच्चा कदर नहीं करता, फिजिक्स के ज्ञान की कदर नहीं करता है, और अनावश्यक बच्चे भी फालतू जोड़ते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में एप्लीकेशन पर रख दिया बेच, ताकि कोई दिक्कत नहीं। अब एक पढ़ने वाला बच्चा मेरे सामने है और पढ़ाने वाला मैं टीचर हूँ, कोई बीच में फालतू का बच्चा होगा ही नहीं, सभी ईमानदार लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो हमने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी है कि भैया क्या चीजें आपको मैथ्स के लिए करना है डेली बेसिस पर, साथ ही साथ में मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। और यदि आप बिगिनर हो तो मैं आपको पहले ही कहता हूं इस सब्जेक्ट को कम से कम बेटा, कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो 10वीं छोड़ने के बाद, और 10वीं में आपका मैथ्स कमजोर रहा था,
कोशिश मेरी रहेगी मैं एक ही बार में पूरा अच्छे से कर दूंगा, बट कुछ टॉपिक आपको 2 बार पढ़ना पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम पढ़ेंगे ना, सिलेक्शन लेना हमें करना है, मतलब सरकारी नौकरी हलवा थोड़ी नहीं बेटा एकदम मिल जाएगी, बट मैं क्या कह रहा हूँ आपको मेहनत कराऊंगा और आप करेंगे, मैं खुद करवाऊंगा, कॉम्पिटिटिव की फीलिंग आप में मैं जनरेट करके दूंगा, बस आप रोज मुझसे जुड़िएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता था बच्चे कभी जुड़ते थे कभी नहीं जुड़ते थे तो उसको मजा नहीं आता था, बट अब इसमें सब बच्चे जुड़ेंगे, सही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में सिलेबस मैंने बता दिया, सीक्वेंस मैंने बता दिया, अब कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम कैलकुलेशन बूस्टर स्टार्ट करेंगे, और कैलकुलेशन बूस्टर में हमारा पहला कांसेप्ट स्टार्ट होगा डिजिट सम का, अंक योग का, ठीक है। तो आई होप आज का जो हमारा सेशन है, जो प्लानिंग है आप तक पहुंच चुकी है, क्लियर हो चुकी है, और आपने कोई भी चीजों को ऐसा इग्नोर नहीं करना है, आपने पूरा चीजों को समझा होगा, सीखा होगा, और कल से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 10 से 11 हमारा कंटिन्यू चला रहेगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकता है ना, कोई भी अपनी क्वेरी हो आप मुझसे दूर कर सकते हो डिस्कस करके। मैं आपको ये चीज जिन बच्चों को भैया अभी तक सिलेबस यहाँ पे और जो अपना कोर्स वगैरह जो परचेस नहीं किया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो बच्चे प्यारे साथियों, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, जो मैंने प्लानिंग बताई है ना, वो आप अगले 4 दिन 5 दिन डेमो में मुझसे जुड़ के पढ़िए। फिर आपको यदि सारी चीज अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं एक अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, या मैं आपको पहले सब्जेक्ट लेवल क्लियर करके एग्जाम लेवल पे ले जा रहा हूं, तो आप ये प्यारे साथियों ये कोर्स हमारा जो चल रहा है मैथ अर्थमेटिक फाउंडेशन का बैच है ना, इसको आप परचेस कर सकते हो मात्र 499 रुपए में यार, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिल रहा है, इतना नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं कि मैं उन बच्चों के लिए भी टारगेट कर रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है, आप दूसरी जगह जाएंगे पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पे एकदम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ हिट करेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ धीरे धीरे हिट करेंगे, आपको सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो साथ ही फीचर्स मैंने बता रखे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, लाइव भी चलेगी एप्लीकेशन पर, और लाइव उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो कितनी बार भी 2 साल तक। टॉपिक वाइज हम चीजों को पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज ही आपको क्लास नोट मिलेंगे, और टॉपिक वाइज ही हम आपका टेस्ट लेंगे, और साथ ही साथ जो टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा है तो उसका आस्क आप कर सकते हो, लाइव डाउट सेशन हम रखेंगे, और दोनों ही भाषा में ये चलेगा, 2 वर्ष की वैधता के साथ में। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लेक्चर रहेंगे 10 से लेकर 11 तक की, और इसमें हम पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते चलेंगे, क्योंकि सारी चीजें यहीं से एनालिसिस होता है कि क्या पूछा गया और क्या पूछा जा रहा है और कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है साथियों। इसको आप परचेस करने के लिए क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर स्टडी कर जो अपना एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, पहली प्राथमिकता के साथ में डाउनलोड करेंगे, तो फिर आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, और इस इंटरफेस पे आपको इस प्रकार से एक डैशबोर्ड दिखेगा, और डैशबोर्ड में वहां पे इस टाइप से कोर्स का आपका थंबनेल चलता रहेगा, तो आप इसको टैप करके भी आप परचेस कर सकते हो, या पेड कोर्स में जाकर भी आप इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको परचेस करने पर ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स की चीजें भी वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी साथियों, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ 5 दिन ये डेमो चलेगा, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड वहां पे मिल जाएगी आपको फिर से, और 5 दिन बाद यहाँ से क्लास आपकी ब्लॉक हो जाएगी, सारी चीजें आपकी यूट्यूब से हटके वहां पे चले जाएगी, ठीक है। ई बुक्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, टेस्ट मॉक इंपोर्टेंट क्लास नोट सभी यहीं से मिलेगा। तो जो बच्चे मैं पढ़ाऊंगा वो डेली बेसिस पे क्लास नोट्स अच्छे से बनाना, वो क्लास नोट अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम पे नहीं बनाना होंगे, मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, मैं आपको क्या शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा, और ये पीडीएफ शेयर कहां पे होगा, आपका शेयर होगा प्यारे साथियों एप्लीकेशन पे, यानी कि जो बोर्ड पर मैंने हर एक चीज लिखी है ना, वो हर एक चीज का पीडीएफ आपको ऐसी राइटिंग में इसी वे में आपको आपके वहां पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप फिर उसको घर पे बैठकर अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा सिर्फ आपको सुनने पर और समझने पर फोकस करना है, ठीक है। हाँ, क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अब ये पेड बैच चल रहा है, तो यहाँ पर क्लास ब्रेक होने का कोई सवाल ही नहीं मेरे साथियों, ठीक है। चलो, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल से आपका जो कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले डिजिट सम वो मैंने आपको बता दिया, तो कल जुड़िए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच आज के लिए।